तो दोस्तों आज हो गया 30 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि राजनीति मतभेदों के कारण हिंसा और डराना धमकाना अधिकारों का उल्लंघन है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर राजनीतिक मतभेदों के कारण किसी को रोकने के लिए हिंसा और धमकी का इस्तेमाल किया जाता है तो ये अधिकारों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को कोलकाता में मतुआ समुदाय के एक कार्यक्रम में ये बातें कही है। आईपीएल 2022 के 5वें मैच में मंगलवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइज हैदराबाद को 61 रन से करारी शिकस्त दी है। आपको बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट पर 210 रन का विशाल स्कोर बनाया और फिर हैदराबाद को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रनों पर रोक दिया। आपको बता दें कि राजस्थान इस सीजन की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने पहले बल्लेबाजी करने के बाद जीत दर्ज की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कोतवाली नगर में दर्ज मामले को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि ये आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि हमसे कहा गया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, वर्ष 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप मेरी पार्टी में विलय कर लीजिए, पर हमने कहा कि मेरा उद्देश्य है निषाद समाज को SC/ST में आरक्षण केंद्र सरकार लागू कर दे तो मैं पार्टी उनके हवाले कर दूंगा। ये भी कहा कि मुझे 6 साल के लिए MLC बनाने की बात थी। आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दावा किया था कि मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी VIP का विलय भाजपा में करने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के परिणाम जारी किए जाने को लेकर करीब 16 लाख छात्र छात्राएं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट घोषित करने के डेट और समय के बारे में BSEB की ओर से जल्द अपडेट मिल सकती है। समिति के सूत्रों के अनुसार पहले ये बताया गया था कि बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 28 या 29 मार्च 2022 को जारी किया जा सकता है, लेकिन 29 मार्च को शाम 4 बजे तक भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा सका। लेकिन अब उम्मीद है कि आज देर शाम तक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर अपने कार्यक्रम के बारे में सूचना दे सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने गैर भाजपाई नेताओं से एकजुट होने की भी अपील की है। खबर है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इसके अलावा उन्होंने एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी बैठक बुलाई है। फिलहाल बीरभूम हिंसा के चलते बंगाल में सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा है कि विपक्ष को सत्तारूढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य में नवगठित मंत्रिमंडल के मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परामर्श से विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ के पास राजस्व, गृह, नागरिक उड्डयन समेत 34 अहम विभाग है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 6 जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। द कश्मीर फाइल्स पर छिड़े विवाद के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में कहा है कि भाजपा को कश्मीर फाइल्स की चिंता है, कश्मीरी पंडितों की नहीं। देश भर के कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाने का मौका चाहते हैं। भाजपा 8 साल से सत्ता में है, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ किया। दस्तावेजों के अभाव में भी 223 शिक्षकों को स्थायी दर्जा दिया, पेंशन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों को प्रतिमाह 3000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 34वां दिन है। 1 महीने से भी अधिक समय बाद यूक्रेन के रवैये में नरमी देखने को मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तटस्थता की घोषणा करने और देश के बागी हुए पूर्वी इलाकों पर समझौता करने को तैयार है। उन्होंने ये घोषणा रूस और यूक्रेन के बीच मंगलवार को युद्ध रोकने के लिए होने वाले अगले दौर की बातचीत से पहले की। हालांकि जेलेंस्की ने दोहराया कि केवल रूसी नेता से आमने सामने की बातचीत से ही युद्ध समाप्त हो सकता है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 25 लाख लूट की वारदात को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए तंज कसा है।
आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार पेट्रोल से जनता को लूट रही है और अपराधी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को लूट रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसी बहाने बिजनौर में राशन डीलर हत्या को लेकर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि लूट और हत्या नई भाजपा सरकार का अभिनंदन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेने की वजह से मंत्री पद गंवाने वाले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को मंत्री के रूप में बिहार की सेवा का मौका देने के लिए शुक्रिया कहा है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग के लिए लड़ाई के प्रति वो समर्पित हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने सोमवार को 2 ट्वीट के जरिए अपने मन की बात कही। सहनी ने कहा है कि मेरे 16 महीने के मंत्री कार्यकाल में मैंने राज्य के 13 करोड़ जनता की सेवा करने का कोशिश की। उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर विधानसभा चुनाव में पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार शाह आलम गुड्डू जमाली, जिनकी जमानत बची थी, उन्होंने एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ दिया है। गुड्डू जमाली ने फिर से बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। ओवैसी ने उन्हें मुबारकपुर से टिकट भी दिया, लेकिन किस्मत ने जमाली का साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। आपको बता दें कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने 100 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे थे, सिर्फ गुड्डू जमाली ही अपनी जमानत बचा पाए थे। आपके माध्यम से कि ये काम वहाँ पर कराए जाए। महोदय, राज्य की स्थिति इस कदर वो हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके आदेश का पालन करूंगा सर, लेकिन आपसे जरा सा आशा भी रखता हूं सर कि मेरा समय तो खुद ही कम है, अल्पावधि है, उसमें क्या काटिएगा सर, उन लोगों का काटिएगा समय। मामला यह है महोदय कि मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, लेकिन बढ़ने भी नहीं देंगे। हाँ ठीक है महोदय, मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ महोदय, वो ये है कि पुलिस को फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन आज हमारे यहाँ पुलिस का इतना भय है महोदय कि चोर डाकों पर भय नहीं है। पूरी पुलिस लगा दी गई है, बालू में और दारू में लगा दी गई है। जिनके यहाँ डकैती होती है रात को, अपना जेवर देखकर डकैत से जान छुड़ा लेता है, लेकिन डकैती की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना जाने में डाकुओं से ज्यादा पुलिस को देखकर डर लगने लगा है। महोदय, ये कौन सी स्थिति है? महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दारोगा ने मुबीन नाम के एक शख्स को पिछले साल मई के महीने में 3 दिन तक लॉकअप में बंद रखा बगैर किसी मुकदमा के, और महोदय उसकी शिकायत की गई, लेकिन आज तक दारोगा पर कार्रवाई नहीं हुई। दारोगा पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि दबंग राजनेता लोग उसके रिश्तेदार हैं, बड़े लोगों से उसकी रिश्तेदारी है। तो इसके माने यह है कि राजनीति छत्रछाया अगर मिल जाए, बड़े अफसरों का छत्रछाया अगर लूट के लिए मिल जाए, तो इस देश की जनता को अंग्रेज के जमाने में जो प्रताड़ना हो रही थी, वही प्रताड़ना अगर आजादी में हो तो फिर हमारी आजादी के सौगात कहां छुप जाएंगे। महोदय, ये बड़ी विनती करता हूं महोदय, ये मेरा मामला नहीं है। पूरा सदन खामोशी के साथ इस बात का समर्थन कर रहा है कि आज कहीं पुलिस का कैरेक्टर, आप जांच करवा लीजिए महोदय कि पुलिस का जो कैरेक्टर है आज के दिन में कितना भय का है। मैंने पहली बार में आकर के कहा था कि महोदय, पुलिस की स्थिति थाने की आज ऐसी है कि आपका 90% जो एमएलए है वो दारोगा से बात करने में घबराता है, इज्जत बचा के चलता है, कट के चलता है। ये एक ऐसी स्थिति है महोदय, जनता की पीड़ा को जब हम तक नहीं उन तक पहुंचा सके तो फिर हमारा आना किस लिए काम है। मैं समझता हूं कि जनता को धोखा देंगे, और यकीनन है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। महोदय, मैं कर रहा हूं, सरकार अच्छा काम कर रही है, हम साधुवाद देना चाहते हैं महोदय। सरकार अच्छा काम करे, लेकिन जनता की पीड़ा को अगर सरकार न समझ सके तो मरे हुए बकरी की खाल से लोहा भी भस्म हो जाता है सर। इसलिए गरीबों की आस से बचाते हुए पुलिस प्रशासन को और प्रशासनिक सुधार की ओर तवज्जो देने के लिए आप हुकूमत को तंबीह करेंगे, ये मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद रखता हूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।